अब हम एसएचएम में चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एसएचएम के बेसिक्स रिवाइज किए थे, तो अब उन बेसिक्स पे ही हम कुछ सवाल अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी कॉन्सेप्ट और वो फिर हम पूरा करेंगे। तो देखो जी, ये एक तरह से रिवीजन ही है आपका, ताकि ये 2-3 लेक्चर में आप पूरा रिवाइज कर लो। तो आप ध्यान से देखो, अगर ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए और थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो ये क्वांटिटी है विच ऑलवेज नॉन ज़ीरो। अगर ये नॉन ज़ीरो आना है, आप खुद बताओ, जो ये अगर मैं एसएचएम की बात करूँ, इस पे एक्सेलरेशन, जब ये वेलोसिटी इधर होगी, एक्सेलरेशन इधर होगा और ये आर वेक्टर, समझ रहे हैं आप? तो ये तीनों, ये एक्सेलरेशन इधर होगा, तो ये तो तीनों कॉलिनियर है ना, और कॉलिनियर है तो क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो आने वाला है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। नॉन जीरो सिर्फ अगर हो सकता है तो यही हो सकता है। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आप समझ रहे हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट हैगी ना, सो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा तो यानी कि 0 180, तो नॉन जीरो ही आएगा। कॉस जीरो की वैल्यू 1 और 180 की -1। अगला सवाल देखो जी, सेकंड वाला कह रहा है पार्टिकल, ध्यान से समझना है ना, कोई ऐसी जल्दबाजी वाली बात नहीं है। पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड a. इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन आफ्टर टाइम पीरियड, तो इट्स पोजीशन आफ्टर, देखें जी, मीन पोजीशन से ये तुम्हारी होगी मीन पोजीशन, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, तो ये मैंने x मान लिया, मान लो, और ये मैंने y मान लिया। मैं एक्सेस हमेशा मेरे हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ। अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, सो x क्रॉस y, फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे तो आपका थंब हमेशा अंदर की तरफ आएगा, तो वो आपकी z बनेगी, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल फॉलो करती है एक्सेस। हम राइट हैंडेड सिस्टम लेते हैं, ठीक है। चलो जी, ये बात हुई। बीच बीच में मैं बहुत सारी बातें आपको बताता रहूँगा जो पहले चैप्टर से भी रिलेटेड होंगी, तो आप मतलब ये वन शॉट जो आप सीरीज़ देखोगे, ये भी बहुत इफेक्टिव रहने वाली है। तो ये कह रहा है इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन आफ्टर ए टाइम t/8, t/8 टाइम बाद बताना है। चलो कोई नहीं भैया, मीन पोजीशन का मतलब था, मीन पोजीशन का मतलब होता है ये, तो चिड़िया है तुम्हारी यहाँ, ऐसे ही तो पढ़ा है, चिड़िया यहाँ है। चिड़िया उड़ेगी कैसे? ऐसे, ठीक है। चिड़िया की परछाई क्या करेगी? एसएचएम। ये हर बच्चे को ध्यान है। हाँ भाई, मास्टर ने ये बताया था, मास्टर ने बताया था कि सबसे पहले आप थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, यानी कि थीटा, टी कितना है? 2π/t टाइम पीरियड, इंटू टी होता है t/8, तो t से t कट गया, यानी कि π/4, यानी कि ये t/8 में कितना एंगल रोटेट किया? चिड़िया पहुंच गई यहाँ पे, कितना? π/4। तो मुझे तो चिड़िया की परछाई से मतलब है, परछाई यहाँ होगी, यानी कि ये भी एंगल π/4 ही होगा। टोटल 90 है, तो ये a है, तो ये कितना बनेगा? a cos, भाई ये कितना बनेगा? ये देखो ना आप, ये a cos थीटा और ये a sin थीटा, यही तो है ना। अगर मैं इसके कंपोनेंट ले लूँ, इसके कंपोनेंट ले लूँ, तो यही तो आएंगे, प्रोजेक्शन ही तो है। तो प्रोजेक्शन है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका a cos 45 विल बी इक्वल्स टू a/√, यानी कि इसकी पोजीशन जब ये यहाँ से चला तो a/√2 पे होगा। चले जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है आपसे, इसको थोड़ा सा आप बना लो ऐसे। ये कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट से आपने एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये आपको गिवन है। तो एक्सेलरेशन क्या गिवन है? 4 - 2x। अब ये सवाल, ये अभी हम थोड़ी देर बाद मीन पोजीशन की शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ से भी आपको आपके यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। देखो, मीन पोजीशन निकालने के लिए एक ही चीज़ है। मीन पोजीशन अगर आपको एसएचएम में निकालनी है तो ब्रह्मास्त्र एक ही है, फोर्स को 0 रख दो। एफ नेट 0 होना चाहिए ना वहाँ पे। आप कहोगे हाँ सर, ये बात एकदम सही है। एफ नेट 0 का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4 - 2x 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2x विल बी इक्वल्स टू 4 और x विल बी इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर, तो x इज इक्वल्स टू 2 मार्क करो और यहाँ मीन पोजिशन लिखो। अब सवाल पढ़ो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विच इज एट रेस्ट, उसका ये दे रखा है, और रेस्ट है एट x इज इक्वल्स टू 0। तो इसने कहा कि यहाँ पार्टिकल आपका है और यहाँ पार्टिकल आपका कहाँ पे है जी? रेस्ट में है। ये आपका पार्टिकल है, ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ रेस्ट है और ये मीन पोजीशन है, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर। इसका मतलब अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो यहाँ वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 कहाँ होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर याद हो तो एक्सेलरेशन वहाँ मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एसएचएम के अंदर, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। अब आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये एसएचएम कितना, जितना एम्पलीट्यूड इधर आ रहा होगा उतना ही यहाँ जा रहा होगा,
यानी कि यहाँ जाके भी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ होगी, कितनी दूर होगी, ये 2 का एम्पलीट्यूड है 2 यूनिट का, तो 2 का ही एम्पलीट्यूड यहाँ बनेगा, 2 का यहाँ बनेगा भाई, ये भी 2 जाएगा तो यहाँ जाके रुक जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा एक्सट्रीम है EP, यहाँ भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी कि अब ऑप्शन पढ़ो, पार्टिकल फर्दर कम्स टू रेट x इक्वल्स टू 4, बिल्कुल सही बात है, ये देखो x इक्वल्स टू 4 आ गया ना भाई, एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो उतना ही एम्पलीट्यूड यहाँ जाएगा, ऑक्सीलेट तो भाई बराबर ही करेगा ना मीन पोजीशन से, इधर भी उतना ही जाएगा इधर भी उतना ही जाएगा, यही तो SHM है। चलो जी, तो अब पार्टिकल ऑक्सीलेट अबाउट 2, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, अब आप ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन आपने SHM का पढ़ के आए हो, विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपको पढ़ाया गया है। ये कब की बात है, जब x इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट हो, ठीक है। लेकिन ये 4 आने से हुआ क्या, मीन पोजीशन शिफ्ट हुई है और कुछ नहीं हुआ, यानी कि मुझे तो इसको कंपेयर करना है ना, तो मेरे लिए ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 होगा भाई, SHM तो वही रहा ना, बस पोजीशन शिफ्ट होगी। अगर यहाँ पे ये 4 ना होता तो आप कहते x इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ इसने ये दे दिया और x इज इक्वल्स टू 0 पे आपको बोला कि रेस्ट पे, तो आप समझ जाओ, आपको ये बोल दिया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ओमेगा आ गया ये। और मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू a ओमेगा, सो a कितना है तुम्हारा 2, ओमेगा कितना है √2, इतने यूनिट, यानी कि भैया ये भी सही है, यानी कि 4th ऑप्शन आएगा। तीनों सही है तो भैया ऑल ऑफ अबव। अगला सवाल देखते हैं, ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 वाला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो SHM की पहचान, बच्चे आपके भिड़ते ही दिमाग में, बच्चा है तो बच्चे के दिमाग में एकदम से, जो मास्टर ने बताया था, एक्सेलरेशन जो SHM होता है ना, ऑक्सीलेटरी होता है, ऑक्सीलेटरी की भी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो विल बी इक्वल्स टू माइनस के बाई, या फिर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू द पावर 1, ये होती है। तो ये मैच करनी है, ये तो हो नहीं सकता, स्क्वायर है, ये तो हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव आ गया, ये भी नहीं हो सकता, तो यही है बस। क्या आप समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, 5th देखो, 5th अभी हम सब शिफ्टिंग मीन पोजीशन में थोड़ा सा बात करूंगा, तो उसके अंदर ही सब कुछ समझाऊंगा। अब ये स्क्वायर है, तो आप ध्यान दो, कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी विल बी इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 कोस 2 ओमेगा इंटू टी। भाई इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब ये देखने से क्या लग रहा है कि ये तो SHM नहीं है, लेकिन जब मैंने फंक्शन को तमीज़ से खोला तो आपको दिख रहा है ना, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है। लेकिन अब ये कैसा फंक्शन है, ये वही फंक्शन है, आप ये अब आपका निकल के आया x0/2 माइनस x0/2 कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब दिखने से तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी एंगुलर ओमेगा दिख रही थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2 ओमेगा। अब मैं इसको जो कंपेयर करूँगा ना, वो मैं कंपेयर करता हूँ x0 प्लस a तुम्हारा ये साइन ओमेगा टी, ये मेरी बेसिक इक्वेशन है। ये बेसिक इक्वेशन कब की है, ये इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पार्टिकल क्या है, x0 पे है, एट t इज इक्वल्स टू 0 जब आप रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखो, अगर आप समझो, हमने बेसिक इक्वेशन पढ़ी हुई है। बेसिक इक्वेशन कौन सी पढ़ी है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी SHM की, ठीक है। लेकिन ये तो तब की है ना जब वो x इज इक्वल्स टू 0 पे, आप t इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हम उसी हिसाब से बनाते हैं, लिखते हैं कि हमारा t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है। तो जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो t इज इक्वल्स टू 0 रखो तो क्या आ गया, x0, तो x0 तो यहाँ है कहीं, तो x0 में अब आप x0 में प्लस माइनस a, क्योंकि साइन की वैल्यू प्लस माइनस a, तो ये जो ऑक्सीलेट करेगा वो a एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट करेगा ऐसे, a इधर a इधर, x में प्लस a और x में माइनस a। लेकिन SHM तो यही है ना, ये x0 क्या बता रहा है, बस पोजीशन बता रहा है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इससे कंपेयर करूँ और यहाँ मैं ओमेगा डैश लिख लेता हूँ, चलो, तो मेरा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 ओमेगा डैश, इसके हिसाब से लिख रहा हूँ। तो यहाँ ओमेगा डैश कितना है, 2 ओमेगा, यानी कि t इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा, कट गया,
यानी कि पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड पता चल गया। फिर पता चल गया तुम्हें एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना एक्स नॉट बाई टू, यानी कि ये तो कोई सा भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। हाँ, देखने से देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्यों? देखने से ऐसे लग रहा है कि बच्चा सोचेगा कि ये तो सर एसएचएम वाला फंक्शन है। नहीं भाई, इसको ऐसे लिखना पड़ता है। ये मीन पोजीशन शिफ्ट वाला फंक्शन है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपको ध्यान से पढ़ें। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। चलो बहुत सही बात है। ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एट टी, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस। ठीक है, एट t इज इक्वल टू जीरो जो पार्टिकल की पोजीशन है वो कहाँ है जी? तो फाइव बताना है आपने। तो एट t इज इक्वल टू जीरो पे वो कहाँ है? a बाई टू, यहाँ पे है। दूसरी बात, आगे भी कुछ देखा, इट इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है, अगर ये मैंने x माना, नेगेटिव x डायरेक्शन, और ये y, तो इसका मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है। इसका मतलब ये चिड़िया यहाँ और यहाँ दो जगह हो सकती है। अगर इस वाले की बात करी जाए, अगर चिड़िया यहाँ है तो परछाई ऐसे मूव कर रही होगी, क्योंकि आगे जाएगी तो ऐसे जाएगी ना परछाई। इसका मतलब चिड़िया यहाँ नहीं हो सकती, चिड़िया यहाँ नहीं हो सकती, चिड़िया को यहीं होना पड़ेगा। अगर चिड़िया को यहाँ होना पड़ेगा तो इसका मतलब ऐसे। तो ये जो तुम्हारा फेज़ है, फेज़ तो आप यहीं से काउंट करते हो भाई। ये मीन पोजीशन है ना, तो आप स्टैंडर्ड नोट कहाँ से करते हो? इक्वेशन तो आप इसी के रेफरेंस में लिखोगे ना। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ है तो ये फेज़, इसीलिए तो फेज़ ऐड कराया है। अगर ये फेज़ ना होता तो टी इज इक्वल टू जीरो पे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाता। इसीलिए तो आप क्या कर रहे हो, अब फाई एंगल ऐड कर रहे हो ताकि एट टी इज इक्वल टू जीरो पे वो एंगल आ जाए। अभी ध्यान से देखना, इसका मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको। तो ये कितना हो गया? पाई बाई टू। और ये एंगल कितना आया? कॉस वन बाई टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, तो पाई बाई वन बाई टू, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू होती है, यानी कि पाई बाई थ्री। सो टोटल एंगल कितना आया आपका? 5 पाई बाई 6। तो ये आ गया आपका फेस। अब ये फेस का मतलब क्या है, थोड़ा मैं समझाता हूँ। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मैंने पहले ही बताया था, फेस कुछ नहीं होता, फेस बताता है मैं कहाँ हूँ, कौन कहाँ है, ये फेस बताता है। प्लस फाइव, अब इसको फेस बोल दिया। अब जैसे टी इज इक्वल टू जीरो पे, यही तो है ना इक्वेशन। अब इस बात को आपको मैथ्स की फॉर्म में लिखना है। टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ है, तो कैसे समझाओगे बात को? मुश्किल है ना। तो मैंने क्या किया, फंक्शन मेरा साइन ओमेगा टी रखा। अगर आप यहाँ पे अब आप डाल के देखो, देखो एट टी इज इक्वल्स टू जीरो डाल लो, सो एक्स विल बी इक्वल्स टू ए साइन 5 पाई बाई 6 आ गया। तो 5 पाई बाई 6 की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, ए बाई टू आनी है। सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी आनी है? पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री। सो ए साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री। साइन 90 प्लस थीटा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर, यहाँ तो 90 प्लस में तो साइन पॉजिटिव होगा और फ्लिप कर जाता है तुम्हारा ये। सो ए कॉस पाई बाई थ्री। सो इसकी वैल्यू आ गई ए बाई टू। तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब आपको पता है कि अगर इसमें फेज तुम्हारा कितना बन रहा है, फेज तुम्हारा ये फाई है, तो इसलिए ये इक्वेशन, फेज, फेज का मतलब समझे अब आप थोड़ा। फेज आपको ये बताता है कि इनिशियल पोजीशन कहाँ है एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। अगर वो यहीं होता तो फेज कितना होता? 0 डिग्री होता। सीधी सी बात है। अगर वो यहाँ है तो फेज कितना? पाई बाई टू। अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ है तो आपको यहाँ फाई की जगह पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो पता रहे, इक्वेशन देख के ही पता चल जाए कि पार्टिकल कहाँ है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखो तो 7 क्या है, ध्यान से देखें जी। 7 ये अगर आप पढ़ेंगे, फिगर रिप्रेजेंट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख ही सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ एसएचएम: एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, और तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी, टाइम पीरियड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। हाउ मेनी पैरामीटर हैज सेम वैल्यू इन टू एसएचएम। तो अगर आप दोनों एसएचएम की बच्चे मोशन देखें तो बच्चा देखेगा, बच्चा तो पहले तो इसी में कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये दे क्या रखा है। अरे भाई, ये अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग उसकी मोशन रिप्रेजेंट, डिपिक्ट कर रखी है। तो जब वो यहाँ है तो बी वाला पार्टिकल यहाँ है, फिर जब ए वाला यहाँ पहुँच गया तो बी वाला यहाँ पहुँच गया, यानी कि ये एक्सट्रीम पे पहुँच गया। फिर जब ये वाला पार्टिकल तुम्हारा, अब ये वाला जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये दिखा रखा है, ये वाला जब ऐसे जा रहा है तो ये वाला ऐसे जा रहा है। फिर जब ये यहाँ पहुँच गया तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया।
यानी कि दोनों साथ साथ एक्सट्रीम पे पहुंच रहे हैं, दोनों साथ साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा इनकी मीन पोजीशन कहाँ, यहाँ होगी, कहीं यहाँ होगी मीन पोजीशन। इसका मतलब मीन पोजीशन यहाँ होगी, तो एम्पलीट्यूड तो क्या है दोनों का सेम, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये दोनों क्या हो गया, सेम, सब कुछ सेम है भाई। तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी तो साथ साथ पहुंच रहा है। तो सब कुछ सेम है। अगर ये सेम है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, वो भी सेम है दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, जब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी कि फेज डिफरेंस कितना है, क्या सेम फेज में, नहीं, पाई के फेज डिफरेंस में। अगर देखा जाए तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं बच्चे, तो ये ऐसे बनाते हो ना आप, ऐसे शो करते हो, कर दो शो, क्या दिक्कत है, ऐसे बनाते हो आप। यानी कि अगर मैं इस वाली चीज़ को बनाऊं तो ये मीन पोजीशन के, ये मीन पोजीशन को ऐसे पास कर रहा है और ये मीन पोजीशन को ऐसे पास कर रहा है। तो अगर ये रेफरेंस होता है, क्योंकि एंगल तो मैं यहीं से काउंट करता हूँ, तो एंगल मैं यहाँ से काउंट करूँगा, तो इसका मतलब इसकी चिड़िया यहाँ, इसकी चिड़िया यहाँ, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक फेज डिफरेंस कितने का आया इनके बीच में, पाई का। तो फेज डिफरेंस भी आपको पता है पाई का। तो इसका मतलब जो पैरामीटर सेम नहीं है वो फेज, बाकी सब सेम है। एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, सीधी सी बात है, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कितना होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, देख लो आप, मोशन से पता चल रहा है आपको, सेम एम्पलीट्यूड है। और सेम सेम जगह ये इतना ही टाइम इसको यहाँ जाने में लग रहा है, जब ये यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर टाइम पीरियड भी सेम है, तो ओमेगा भी सेम होगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 5 पैरामीटर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू सेम है, क्योंकि 6 दे रखे हैं ना, तो एक नहीं है। अब 8वां सवाल देखो आप। ये सवाल फेजर से थोड़ा सा हमारा आसान पड़ेगा, आप पढ़ो। दो पार्टिकल हैं पी एंड क्यू, डिस्क्राइब एस एच एम, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेट लाइन पे दोनों मूव कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि अपन के पास ये फेजर है, ठीक है, समझना। तो कुल मिला के अपने पास दो चिड़ियाँ हैं, दो चिड़ियाँ उड़ रही हैं मस्त। तो दो चिड़ियाँ, यानी कि एक चिड़िया मैंने ये मान ली और एक चिड़िया मैंने कहीं ये मान ली, और ये दोनों चिड़ियाँ ऐसे बढ़िया उड़ रही हैं। अब इनकी परछाई से मतलब होता है ना मुझे, तो ये तो सेम है, ये सवाल में गिवन है, एम्पलीट्यूड सेम है, ए। चलो जी, दोनों के लिए, यानी कि ए की फेजर पे मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब आप बात समझना, अब आप ध्यान से बात समझना। ये कह रहा है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज ए बाई रूट टू, मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच की। आप ध्यान से देखो, अगर मान लो ये यहाँ पहुँची, ये यहाँ पहुँच गई, ठीक है, आप इनके बीच का डिस्टेंस देखो, यानी कि ये तो अपना एक्सट्रीम पे पहुँच गई, इसकी परछाई यहाँ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, ए, ठीक है। अब ये यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गया, तो ये यहाँ परछाई यहाँ, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 0। फिर तुम्हारा ये घूमा, ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ, ए। फिर तुम्हारा ये आगे बढ़ा, मान लो ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये वो पोजीशन है, अगर इसकी दोनों की परछाई ऐसे और इसकी ऐसे, तो ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये वो पोजीशन है जब मैक्सिमम सेपरेशन तभी हो सकता है जब ये दोनों ऐसे स्ट्रेट, ये ऐसे इसके पैरेलल आ जाए, ये लाइन एक सीध में आ जाए, तो ही वो केस बन सकता है। अदरवाइज उनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन डिक्रीज होगा। तो सिर्फ फेजर में इस चीज़ को बड़े आराम से हम कर सकते हैं कि इनके बीच का, ये वाली चिड़िया यहाँ पहुँच गई, ये वाली चिड़िया यहाँ पहुँच गई, और ये जो है, ये लाइन जब पैरेलल आ जाएगी, आप खूब करके और अपने आप से आराम से सोच लेना, बना बना के डिफरेंट पोजीशन। ये तुम्हें दे रखा है ए बाई रूट टू। ए बाई रूट टू का मतलब है, ए बाई रूट टू का मतलब है कि ये वाली डिस्टेंस, ये कितना होगा तुम्हारा, ये अगर इसको मैं आधा करूँ तो ए बाई रूट टू, और ये भी कितना बनेगा, पार्टिकल यहाँ है ए बाई रूट टू। भाई मुझे तो प्रोजेक्शन से मतलब होता है ना, ये ऐसे। तो ये मैक्सिमम सेपरेशन दे रखा है आपको, ये वाला। अब मुझसे क्या पूछा गया, अब ये देखो, मुझसे क्या पूछा गया कि भाई इनिशियल फेज बताना है। पहले फेज तो चेक कर लूँ, अगर मान लो ये यहाँ पे हैं तो एक बार फेज चेक कर लेता हूँ, फिर उस बात का भी जवाब हम दे सकते हैं। ये कितना आ गया, पाई बाई 4, ये भी कितना आ गया, पाई बाई 4, तो ये कितना बचा जी, 90। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये सेम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो हर वक्त सेम ओमेगा से ही कर रहे होंगे, तो इनिशियली जब शुरू हुए होंगे तब भी पाई बाई 2 का ही फेज होगा, क्योंकि ओमेगा सेम है ना भाई, फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो जितना फेज डिफरेंस अब है उतना ही पहले रहा होगा। तो सीधी सी बात है, पाई बाई 2 विल बी द आंसर, खत्म। अगला 9th सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है अगर आप ध्यान से देखो। अब तक आप सिंगल पढ़ रहे थे, अब आपको
क्या दे दिया गया कि भैया एक्स और वाई दो इक्वेशन फोर्स की दी गई है दोनों। देखो ये वाई में एसएचएम, ये एक्स में एसएचएम, और ये एक ही पार्टिकल के लिए दिया है, यानी कि मोशन अब प्लेन में हो रही है। समझ रहे हैं? फ्री टू मूव इन एक्स वाई प्लेन। पहले हम ऐसे मूव करा रहे थे या तो एक्स पे या वाई पे, लेकिन अब पार्टिकल कहीं मान लो ऐसे भी तो मूव कर सकता है ना। तो उसके लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए फिर कैसे लिखेंगे चीज़ें, तो वो आप देखो। तो मैं अलग अलग अगर सॉल्व कर लूँ, मज़ेदार बात, एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स और ये एफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस के वाई। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन आ जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू वही सेम ए अपन तो साइन ओमेगा टी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड एट टी इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2, यानी कि एक्स के लिए कुछ ऐसा है। अब ये देखो, इस इक्वेशन का मतलब एक बात है कि मीन पोजीशन 0 रखोगे तो मीन पोजीशन तो 0 ही है, तो x इज इक्वल टू 0, ये तो फिक्स बात है, मीन पोजीशन है। लेकिन एट t इज इक्वल टू पे 0 पे ये 1 पे है और यहाँ वेलोसिटी 0। ये किसने बताई? इफ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, इस लाइन से ये बात का मतलब पता चला। बच्चा कहेगा हाँ भाई, वो पढ़ेगा कि भाई ये तो मतलब यहाँ से तो इतना हो तो पता चल रहा है, इसका मतलब ईपी दे दी। ये क्या है? ईपी, इसका मतलब पार्टिकल टी इज इक्वल टू 0 ईपी पे है, तो फेज ऐड करना पड़ेगा। मास्टर ने बताया था फेज पोजीशन बताता है। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ एट टी इज इक्वल टू 0, तो ठीक है भाई, मेरा काम हो रहा है। चलो चलो समझ में आ गया, टी इज इक्वल टू 0 रख लिया तो ठीक है, ये साइन पाई बाई 2 और ये ए, तो मेरी इक्वेशन अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, सिमिलरली मैं y के लिए कर सकता हूँ, तो y के लिए मैं y इज इक्वल टू ए, यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही, यानी कि साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब मैं बात ये है, देखो यहाँ मैंने ओमेगा ले लिया, यहाँ भी ओमेगा ले लिया, क्यों ले रहा हूँ? अरे भाई ये के दोनों तरफ सेम है ना। अगर यहाँ K1 होता है K2 होता तो यहाँ मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिख देता। लेकिन देखो मज़ेदार बात क्या है, सवाल को आसान बनाने के लिए यहाँ तुम्हें ये दे रखा है। अब मज़ेदार बात ध्यान से देखना, x पता है, y पता है। अगर मैं x बाई वाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, साइन से साइन कट जाएगा। अगर ये 1/2 अपन कर दें सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x, यानी कि y इज इक्वल टू 2x मेरी वो लाइन आई, y इज इक्वल टू 2x मेरी वो लाइन आई। ये m कितना हो गया? tan थीटा विच इज इक्वल टू 2। ये वो लाइन आई जहाँ पे मेरा अब SHM हो रहा है, तो मेरा SHM बेसिकली ऐसे हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसीलिए ऑप्शन कौन सा चूज करें? सबसे y इज इक्वल टू 2x, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से ये थोड़ा एक और थोड़ा सा अच्छा सवाल आ गया। तो हमें पर बेसिक सब में लग वो ही रहा है। अगर आप 10th सवाल देखें, फोर्स दे दिया तो यहाँ सीधा ही फोर्स से हमेशा बच्चे को दिमाग में तुरंत आना चाहिए भाई पहले मीन पोजीशन निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा -5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू आ गया जी 3, यानी कि मीन पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 3 पे है। x इज इक्वल टू 3, ये मेरी आ गई मीन पोजीशन, क्योंकि यहाँ मेरा फोर्स क्या है? 0। ठीक है जी, अब ये क्या कह रहा है? एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट, x इज इक्वल टू 6 एट t इज इक्वल टू 0। पार्टिकल यहाँ है, इज हैविंग 0 वेलोसिटी, वेलोसिटी 0। अब मीन पोजीशन से आगे जहाँ भी वेलोसिटी होती है 0 होती है, वो तो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू 6 है, तो ये एम्पलीट्यूड कितने का है? ये 3 यूनिट का है, तो भाई 3 यूनिट का इधर रहेगा, यानी कि इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पे होगी। तो मेरे को एक्सट्रीम पोजीशन का पता चल गया, ये मेरी मीन पोजीशन है। अब देखो सवाल में क्या पूछा गया है, इट टेक्स 0.5 सेकेंड टू रीच द ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ तुम्हारा 0.5 लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, अब SHM है तो 4 सेक्शन होते हैं, यहाँ भी उतना ही लगेगा, यहाँ भी उतना ही लगेगा और फिर अगेन यहाँ उतना ही लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया तुम्हारा? टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड। टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो गया तो ओमेगा कितना हो गया जी? 2π/t, सो विल बी इक्वल्स टू पाई। तो ओमेगा की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, तो पहली बात तो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये क्या कह रहा है आपसे? अगर आप t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 3, जबकि x इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। अब
आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ टी इज इक्वल टू यहाँ 0 रख दूँ तो ये तो एक्स इज इक्वल टू 3, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ टी इज इक्वल टू 0 रख दूँ तो ये कितना आ जाएगा जी तुम्हारा कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 + 3 इज इक्वल टू 6। और यहाँ भी तुम्हारा कितना आ रहा है 3 + 3 6। तो अब कौन सा बच्चा दिमाग घूम गया, अरे यार कौन सा सही, अरे भाई ये देखना ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा 2 पाई है, यहाँ ओमेगा पाई है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पाई, तो इसका मतलब ये गलत है, ये ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से मुझे सवालों के आंसर करने आने चाहिए। अब ये कुछ सवाल हैं जो आपके सामने हैं, तो आप एक एक को मैं फिर से आप ट्राई करें ताकि आपको और बेहतर लगना शुरू हो। पहला सवाल देखो 16 वाला सवाल एक पार्टिकल है एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए। तो पहले जितना पता है उतना तो लिखें। ये मीन पोजीशन है भैया, ये ईपी है अपन, ये तो मास्टर ने बताया था कि ऐसे ऐसे है, तो ये ए है, ये एम्पलीट्यूड अपना ही है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर particle moving towards the extreme position receive a blow in the direction of motion which instantaneously double the velocity its new amplitude। its new amplitude मतलब क्या है कि जो A है ठीक है, वो तो है, वो मूव कर रहा है कहीं, ये कोई एक्स पोजीशन पे मूव कर रहा है, इसको आपने इस पॉइंट पे आपने कुछ ऐसा किया कि इसकी थोड़ा सा इसको फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया तो कुछ ऐसा कर दिया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो डबल होगी। यानी कि पहले v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने ओमेगा चेंज नहीं किया, ओमेगा चेंज नहीं किया, आपने इसकी वेलोसिटी डबल कर दी, 2v कर दिया, और ये क्या हो गया ओमेगा एम्पलीट्यूड ए डैश माइनस ये तुम्हारा जी एक्स स्क्वायर। तो अब अगर अपन इसको डिवाइड कर दें, ये कट गया जी, ये कट गया, स्क्वायर कर दें 1/4 विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी ए डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यानी कि ए डैश विल बी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का अंडर रूट। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके ये बात समझ में आई होगी। अब हम 17 वाले की तरफ चलते हैं जी। 17 वाले में क्या है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वी मैक्स, ठीक है। देन एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज इक्वल्स टू, क्या पूछा है जी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप ध्यान से देखना, मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स दे रखी है, तो मुझे तुम्हारा वी मैक्स कितना पता है, अगर मैं कहूँ यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, वी मैक्स इज इक्वल्स टू होता है जी ए ओमेगा। मुझे एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 4a चलेगा डिवाइड बाई, अब टोटल टाइम की बात आ जाती है, तो टोटल टाइम हो गया मेरा टी, ठीक है जी। अब टी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे 2π/ω, और ओमेगा देखो यहाँ से पुट कर लो, यानी कि 2π/ω यानी कि वी मैक्स इंटू ए। अब पुट कर दो वी एवरेज आ गया तुम्हारा 4a अपॉन 2π इंटू ए इंटू वी मैक्स, कट गया, यानी कि 2v max by pi, 2v max by pi, 4th विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं जी 18 की तरफ आ जाते हैं। द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑक्सीलेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, ये दे दिया आपको। अब एट टी इज इक्वल टू 0 पर आपको दिख रहा है कि भैया वो मीन पोजीशन उसकी शिफ्टेड वाला है, ये आपको वहाँ नहीं मिलेगा एट टी इज इक्वल टू 0 पे, मतलब ऑक्सीलेट तो वहीं कर रहा है लेकिन इनिशियल पोजीशन उसकी अलग जगह है, फेज दे दिया ना, तो इनिशियल पोजीशन उसकी कहीं और है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन तो क्या होता है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मुझे अल्टीमेटली एक्स निकालनी है एट टी इज इक्वल्स टू 1 पे, तो वो तो मैं सीधा निकाल सकता हूँ टी साइन पाई प्लस π/6। So add sugar to coffee. So add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Sin pi plus π/6.
तो सीधी सी बात है नेगेटिव होगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 3 साइन π/6 ही रहेगा लेकिन नेगेटिव रहेगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 इंटू π/6 यानी कि 30 यानी कि 1/2 -3/2। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू -ω² इंटू -3/2। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा ओमेगा कितना है तुम्हारा पाई, यानी कि एक्सेलरेशन -π² 3/2 यानी कि 1.5, ये तुम्हारा आ गया आंसर। अब सिमिलरली 19 की बात कर लेते हैं। 19 द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ओवर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करी गई है, किसकी बात करी गई है, एवरेज एक्सेलरेशन ओवर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करके अगर ये मैं मीन पोजीशन में पार्टिकल को यहाँ से शुरू करूँ ऐसे, ठीक है, तो ये जब एक ऑक्सीलेशन पूरा करके ऐसे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और सेम होगी। सो आप डेल्टा वी क्या कह सकते हो, ज़ीरो। तो अगर डेल्टा वी ज़ीरो है तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये थोड़ी प्रैक्टिस हुई होगी। अब हम एनर्जी की तरफ, मीन पोजीशन शिफ्ट, सुपर पोजीशन, अब इनकी तरफ चलते हैं। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं और हम एनर्जी इन एसएचएम की बात करते हैं। बहुत हुआ इसके बारे में बात, अब एनर्जी इन एसएचएम, क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, हमने एनर्जी लॉस तो यहाँ माना नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी टोटल जो है वो तुम्हारी कंजर्व्ड है। यानी कि काइनेटिक तुम्हारी किस में चेंज हो जाती है, चेंज होती है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी में, और अगेन वाइस वर्सा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर आप यहाँ से देखो, पहले जनरल, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं इस बात को। अगर आप ऐसे देखें तो जी ये होगी तुम्हारी मीन पोजीशन, x इज इक्वल्स टू 0 पे जनरल केस मान लेता हूँ। यहाँ तुम्हारा जो है ये बॉल यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, तो यहाँ तुम्हारी मीन पोजीशन पे क्या होता है जी, v तुम्हारा मैक्सिमम होता है, और मीन पोजीशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। ये होती है तुम्हारी जी दोनों तरफ EP। यहाँ तुम्हारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी तुम्हारी क्या होती है, 0। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी सीधी सी बात है मिनिमम होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। तो अगर मैं एट मीन पोजीशन की बात करूं, देखना आप ध्यान से, मीन पोजीशन की बात करूं तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी है जी, a ओमेगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरे पास, जो मैक्सिमम होगा, हाफ m, v का मतलब होता है v² a² ओमेगा²। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं यहाँ पे, तो बच्चे टोटल एनर्जी तो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बच्चा कहेगा हाँ सर, अब ये तुम्हारी मिनिमम है इस पॉइंट पे और ये तुम्हारी मैक्सिमम है, ये भी बात सत्य है भाई। टोटल एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, ये तो उतनी ही रहेगी। अब ये अगर मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगी। अब यहाँ मिनिमम में भी दो केस होते हैं जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मिनिमम में दो केस हैं, पोटेंशियल एनर्जी यू मिनिमम 0 होना और यू मिनिमम इज इक्वल्स टू यू नॉट। ये दोनों बातें मैं आपको पहले समझाता हूँ। जैसे कि यू मिनिमम 0 का क्या मतलब है, ये सिस्टम है, ये ब्लॉक ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक कहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड पे, और ये एसएचएम कर रहा है। तो एसएचएम कर रहा है तो यहाँ मीन पोजीशन पे ग्राउंड पे तो आप रेफरेंस क्या लेते हो, यही 0, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो यहाँ यू मिनिमम कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि आप समझो, जो एसएचएम की काइनेटिक एनर्जी है वो तो यहाँ मैक्सिमम होगी एसएचएम वाली तो, और पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम की यहाँ क्या होगी, मिनिमम होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, मान लो मैंने एक ऐसे टेबल लगाई, ये एक टेबल है, और यहाँ मैंने इस टेबल के ऊपर ये ऐसे लॉन्ग एनफ, अब ये तुम्हारा एसएचएम कर रहा है, ऐसे ब्लॉक ऐसे एसएचएम कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है जी, एसएचएम, और ये इसकी मीन पोजीशन है MP। तो इस मीन पोजीशन पे जो एसएचएम में ये जो टोटल एनर्जी थी एसएचएम वाली, ये तो ठीक है, ये तो 0 ही होगी, ये तो 0 ही होगी। अभी मैं लिखूंगा भी उस बात को प्रॉपर,
लेकिन भाई इसके पास हर वक्त ऑलरेडी एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, कितनी, mgh। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम होगी, यहाँ ये जो यू मिनिमम है, यहाँ आपकी यूनिट यू नॉट इज इक्वल टू mgh। हालांकि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इस SHM के अंदर कोई फर्क नहीं डालेगी, ये तो यहाँ भी इस पॉइंट पे भी, ये तो हर जगह होगी इसके साथ, लेकिन हम इस केस में जीरो नहीं बोल सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जीरो नहीं बोल सकते आप। तो फिर सर कैसे, इस बात को कैसे थोड़ा और अच्छे से समझाओ। देखो, अब मैं जनरल पॉइंट की बात करता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं जनरल पॉइंट्स की बात करूँ, एट एनी पॉइंट x, यहाँ आपने लिख लिया ये काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं ये वाला केस ले लूँ मिनिमम, तो मिनिमम कितनी होगी तुम्हारी, ज़ीरो। अगर ये 1 और ये सेकंड वाला केस ले लूँ, 0 प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। फिर अगर मैं ये पहले वाले केस के हिसाब से, अगर दूसरे वाले केस के हिसाब से, तो यू मिनिमम तो यू नॉट है जो हमेशा उसके साथ रहेगी, तो टोटल एनर्जी हाफ है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जो किसकी है, SHM के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, SHM के बारे में। तो अगर आप इसको देखें, अब किसी में x पॉइंट की बच्चे बात करूँ, तो x पॉइंट को समझना आप, x पॉइंट पे क्या है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो याद होगा सबके। अब अगर आप हाफ एम बी स्क्वायर की देखो, हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू एम, ये काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पॉइंट पे, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि इसको लिख लेता हूँ मैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब SHM की टोटल एनर्जी तो क्या है, फिक्स है। तो मैं केस वन के हिसाब से ले लेता हूँ, जब यू मिनिमम तुम्हारी कितनी है, 0, मतलब कि वो ग्राउंड पे ही है। यू मिनिमम यू नोट कोई फर्क नहीं डालेगा, कोई फर्क नहीं डाल रहा उसके अंदर, वो बस उसके साथ साथ रहेगा, ये जिंदा रहेगा इसके साथ साथ। अब देखना आप, ये कोई फर्क नहीं डालेगा। काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालोगे तो कट कुटा के वही आनी है। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी फर्स्ट केस के हिसाब से, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। भाई टोटल एनर्जी तो यही रहने वाली है। ठीक है जी। तो अगर मैं अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, क्योंकि मैं जनरल उस पर निकालना चाहता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये आपका आंसर आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये कट के हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी यू से, ये पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, तुम्हारी किसकी है, ये SHM की है। पोटेंशियल एनर्जी SHM की जो चेंज हो रही है, यू नॉट तो ऑलरेडी थी। तो अगर मैं सेकंड वाले केस के हिसाब से बात करूं, जब यू मिनिमम इज इक्वल टू यू नॉट है, तब टोटल एनर्जी कितनी थी तुम्हारे पास, टोटल एनर्जी थी जी यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। देखना आप कोई फर्क नहीं डालेगा, बस वो यू में, अब जब आप यू निकालोगे फिर से, तो टोटल एनर्जी जब, तो यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चेंज तो यही फैक्टर हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है। पर एक मजे की बात है, ये यू नॉट में आएगा, टोटल एनर्जी में भी फिर आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी तो भैया वो SHM के हिसाब से ही चेंज हो रही है, वो रेफरेंस पॉइंट नहीं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की दिक्कत क्या है ना, कि आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो। जैसे आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हो तो ठीक है, यहाँ यू इसकी 0 है, यहाँ ब्लॉक के पास कोई पहले से ही नहीं है। ये यू नॉट वो है जो पहले से ही ऑलरेडी है। तो इसके लिए जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको कई बार वो ग्राफ में कन्फ्यूज कर देगा, और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे अब वो ग्राफ बनाता है, अगर मैं इसका ग्राफ बना, और दोनों सेम बातें हैं, SHM ही है, दोनों बच्चे SHM ही हैं। अगर आप ये ध्यान से देखो, मज़ेदार बात है, और बच्चा बेवजह कन्फ्यूज हो जाता है। इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसकी पैराबोला बनेगा, नहीं बनेगा, दिख रहा है आपको, और ये पैराबोला ऐसे बनेगा। अब मैं इसको भी समझाता हूँ भाई, हर बात समझ में आनी चाहिए, तभी मज़ेदार बात है। ये यू हो गया जी, ये एक्स हो गया, ये यू हो गया। अब कई बच्चों को यही समझ नहीं आता, सर ये ग्राफ भी हमें समझ नहीं आते। कोई बात नहीं भाई, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे तूने यू लिखा है तो इसको वाई मान ले, इज इक्वल्स टू, ये तो सब कांस्टेंट है, एक्स तो एक्स ही है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दिख गया ना तेरे को, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला बना तो दिया। और पोजीशन निकालनी है तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 रख ले, तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसलिए अपवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा।
फिर तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 रख, तो तेरा u नॉट आएगा, तो यानी कि ये तेरा u नॉट, तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा। लेकिन है एस एच एम ई, है एस एच एम ई। ये देखो आप, जैसे जैसे आप इधर की तरफ चलोगे, यहाँ तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बढ़ती जाएगी, और ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। ये तुम्हारा, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जाके, ई पी पे, तो ये तुम्हारा प्लस ए है और ये तुम्हारा माइनस ए है। ये तुम ऐसे ग्राफ से भी, क्योंकि अपन के लिए इस चैप्टर के अंदर ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ भी आते रहते हैं। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से है। तो अब मज़ेदार बात क्या है, यहाँ से आप क्या क्या बातें अब आप जान सकते हैं। यहाँ से ये जान सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिनिमम है, कहाँ मिनिमम है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। आपको पता है ना कि अब यहाँ से अब ग्राफ ने देखा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ है आपकी, मिनिमम है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे। तो यानी कि ग्राफ देख के अब आप पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से पहचान सकते हो। लेकिन मैं आपको जैसे कि ये ग्राफ दे दूं, ऐसे ग्राफ दे दूं कि बताओ भाई, ये ग्राफ पहचानना दे दूं आपको। लेट्स सपोज ये ग्राफ दे दिया मैंने, ये x इज इक्वल टू 3, ये x इज इक्वल टू दे दिया मैंने तुम्हारा 1, ये x इज इक्वल टू दे दिया 5। ठीक है जी, ये u का दे दिया और ये तो दिया तुम्हें x। आपको अब इस ग्राफ को, सवाल वाल छोड़ दो, सवाल भाड़ में जाए। सवाल तो अपन अगर आता होगा तो बना ही लेंगे, नहीं आता होगा तो भाई कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बनेगा। फिजिक्स ऐसा ही है, फिजिक्स का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ही है, आता होगा तो बना ही दोगे, नहीं आता होगा तो भैया नहीं बनेगा। अगर आपसे पहचानने को पूछा जाए कि बता ये क्या क्या तू इससे बता सकता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का तुम्हें एसएचएम का एक कर्व दिखा रखा है। तो यहाँ से मुझे एक बात तो पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जो है, मिनिमम जो है वो ये है तुम्हारी यू मिनिमम, जो कि तुम्हारी 0 नहीं है। पहली बात तो ये, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, अभी मैंने करके दिखाया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो कोई आएगा ही नहीं। और अगर ये यू मिनिमम है तो ये तुम्हारा साथ साथ रहेगा, बस टोटल एनर्जी में भी ऐड होता चला जाएगा, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर सवाल करेंगे तो वो कैलकुलेशन में अपने आप चलता रहेगा। लेकिन ये जो पॉइंट है, मिनिमम कहाँ होती है, मिनिमम होती है मीन पोजीशन पे। तो यानी कि ये है तुम्हारी एम पी, और एम पी कहाँ है, एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3। ये क्या है, तो तुम्हारी मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, और ये एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि ये हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बातें तो जान ही सकते हैं, ये बात एकदम सत्य है। क्लियर है मेरी बात। अब अगर आपको कई बार इसका ग्राफ चेक करना आ जाता है, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ की बात करो, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या होता है, अगर आप देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैं वो केस की बात कर रहा हूँ जब यू मिनिमम में कितना ले रहा हूँ, 0, मतलब उसके पास पहले से ही कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्योंकि यू मिनिमम यू नोट का मतलब है कुछ नहीं है कि वो एक टेबल पे रखा हुआ है, तो एमजीएस तो उसके पास हमेशा ही रहेगी, तो उसका एसएचएम से कोई लेना देना नहीं है। एसएचएम में तो बस यही एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, बस सीधी सी बात है। तो जी अब इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा जी। काइनेटिक एनर्जी भी आप देख रहे हो किस पे, एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि पैराबोला, लेकिन ये नेगेटिव साइन आ गया है तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब एक्स इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 रखो, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, जो कि मुझे पहले ही पता है, और डाउनवर्ड पैराबोला बनना है तो पैराबोला कुछ ऐसे बना दो, बन गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, यही तो होता है, देख लो आप, ये मीन पोजीशन होगी। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, फिर जैसे जैसे ऐसे चलोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। अब इसी में ही मैं ग्राफ बना देता हूँ उसका, ये बड़ा फेमस आपको चित्र मिलेगा किताबों के अंदर ये। ठीक है जी, तो आपको पहचानना आना चाहिए। तो एक के ही अंदर तो ये वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कैसा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और ये आप वैसे ही बना सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की तरफ जा रही है, ये मिनिमम की तरफ, ये 0 की तरफ जा रही है। क्लियर है। कई बार आपको बस खाली ये वाला सेक्शन दिखा के पूछ लेगा वो, बताओ कौन सा ग्राफ है, तो वो आपको आना चाहिए, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की तरफ जा रही है।
तो आपको ग्राफ भी पूछ सकता है, ये वाला सेक्शन दिखा के पूछ सकता है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको हर बात का जवाब देना अब आना चाहिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम एसएचएम मानते हैं पेंडुलम का, ठीक है जी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जी, सिंपल पेंडुलम। फिर मैथ से भी मैं जवाब दे दूंगा, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, सुन के ही अच्छा लगेगा। अब ध्यान से देखो, ये पेंडुलम है, आपने इसको स्पीड दी तो ये ऐसे एसएचएम करने लग गया, ऐसे। आप कह रहे होगे हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसएचएम करने लग गया। अब अगर अपन जानते हैं एक्स की इक्वेशन क्या होती है जी, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। आप कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मीन पोजीशन पे था, आपने यहीं से इसको वेलोसिटी दी तो मैक्सिमम ये वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, ऐसे। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आप कहोगे ग्राफ बना लो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन का है सर, क्या ही बात कर रहे हो, आता है ना बनाना। ये लो सर, आप क्या बनाओगे, हम ही बना देते हैं, एक्स टी, ये सर प्लस ए और ये सर माइनस ए। चलो सर, फिर मैं कहता हूँ आपसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। आप झट से कहते हो सर काइनेटिक एनर्जी तो कुछ ऐसा था ना, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी सर यहाँ से निकाल लो डिफ्रेंशिएट करके, तो वी आ जाएगा सर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। क्या बात कर रहे हो सर, ये लो, अभी लिख दिया, ये लो सर। आप भी सर बिल्कुल ही अपन को पागल मानते हैं। फिर बच्चा कहता है कि सर अब मेरे कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है, सर एक बात देखो आप, ये तो सर आप यही तो कहना चाहते हो, ये तो फंक्शन कुछ कुछ चेंज सा हो गया ना, स्क्वायर। सर कोस स्क्वायर का ग्राफ तो आपने बताया था नीचे बनता ही नहीं है, ऊपर ही बनता है वो तो। चलो अब कोशिश करते हैं हो क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, इतना दिमाग में आ गया, तो अब इतना दिमाग में आ गया तो एक बार ये देख लेते हैं चल क्या रहा है। देखो जी, मैं ये यहाँ बना लेता हूँ कि भैया ये हो गया तुम्हारा t/2, सॉरी t/4, ये t/2, टाइम पीरियड तो ऐसे ही लिखोगे ना, ये 3t/4 और ये हो गया तुम्हारा t। यानी कि जब वो यहाँ गया तो टाइम पीरियड को आप ऐसे डिवाइड करते हो ना, वापस आया t/2, इधर गया टू कह रहा हूँ मैं, 4 4 4 और ये वापस, तभी तो टाइम पीरियड बनता है। तो टी टाइम पीरियड, यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो आप एसएचएम को। इसको मैं यहाँ भी बना लेता हूँ ऐसे, ताकि आपको यहाँ से भी ये EP, यानी कि ये जाना t/4, आना t/4, फिर इधर जाना, इधर तो ऐसे ही तो होगा एसएचएम पूरा टाइम, कंप्लीट साइकिल तो ऐसे ही होगा। तो ये बनाया मैंने। अब आप ध्यान से देखो, जब वो x = 0 पे था तो मीन पोजीशन पे था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। फिर वो t/4 टाइम पीरियड चला, t/4 के बाद उसकी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी, 0 होगी जी t/4 पे। फिर t/4 पे उसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 हुई, जब वो उससे आगे चला फिर वापस कहाँ आएगा, फिर वापस कहाँ आ रहा है, फिर वापस आ रहा है t/2 पे। यहाँ काइनेटिक एनर्जी फिर मैक्सिमम होगी, देख लो t/4, फिर t/2, फिर मीन पोजीशन पे आ गया, अब फिर एक्सट्रीम पे जाएगा t/4 बाद, फिर 0 हो जाएगी, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 3t बाई कितना हो गया 4, फिर तुम्हारा t पे आ जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये अपने आप को रिपीट, यानी कि ये एक साइकिल इसका, ये 2 साइकिल, ये जब अपना एक साइकिल पूरा कर रहा है, ये साइकिल को 2 बार रिपीट कर दे रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हुई नहीं हुई, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी 2f, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसलिए कहते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी डबल फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करती है, और सेम ही चीज़ पोटेंशियल के साथ है। पोटेंशियल का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो पोटेंशियल का यहाँ से शुरू हो जाएगा ऐसे,
जहाँ वो मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये पोटेंशियल एनर्जी का। तो कई बार ये भी आपको पहचानना आ जाता है, और ये काइनेटिक एनर्जी देखो। तो ये आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं इसको समझ के। तो अब आपको सारा पिक्चर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये एस एच एम है भाई, एनर्जी की टर्म में हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपके समझ। अब मैथ्स से कैसे सर, आप मैथ्स से भी बोल रहे थे कुछ कुछ, मैथ्स से कैसे पता चलेगा भाई? ये देख तू, पीछे हमने लेक्चर में भी पढ़ा था। इसको जब मैं अगर कन्वर्ट करूँगा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कोस 2 ओमेगा टी प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ओमेगा टी। जब आप कोस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये रखेंगे तो क्या आ रहा है? आ रही है ना 2 ओमेगा, तो डबल होगी ना फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ भाई। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम आता है ना। तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी डबल। यहाँ कहाँ है तुम्हारा? यहाँ क्या है तुम्हारा? खाली ओमेगा। ये जब आपने फंक्शन को कन्वर्ट करें, क्योंकि मैं तो कंपेयर तो मैं उसी टर्म में करूँगा ना, तो ये देखो क्या आ रहा है, 2 ओमेगा। तो और वो मुझे यहाँ एग्जाम्पल से भी पता चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपसे कोई पूछने लगे, देखो कैसे कैसे, कि भैया इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ ले, टाइम पीरियड पूछ ले, तो इसका टाइम पीरियड तो आप बता दोगे। सो टी इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड आएगा काइनेटिक एनर्जी और उसका बाई 2 ओमेगा। तो आप कहोगे पाई बाई ओमेगा आ रहा है। ठीक है, सेम काइनेटिक का, सेम पोटेंशियल का ये टाइम पीरियड, कि भाई पाई बाई ओमेगा है इसका टाइम पीरियड। अब आपसे पूछने लगे टोटल एनर्जी का टाइम पीरियड बताओ। यहाँ फंसाता है वो। और बच्चा इसको भी क्या है ना, पाई बाई ओमेगा दिमाग में ही रखता है। अरे भाई, टोटल एनर्जी तो आपने देखा होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट थी। ये यू मिनिमम जब जीरो था, और अगर यू मिनिमम यू नॉट भी है तो वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो हमेशा उसके साथ रहेगा। तो दूसरे केस में ये था, ये कहाँ ऑक्सीलेट कर रही है? ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है भाई। और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीरो। तो टाइम पीरियड क्या होएगा? इन्फिनिटी। तो छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब हम इस पे सवाल करते हैं। सवाल करेंगे तो आपके समझ में आएगा सारा सेक्शन क्या है क्या नहीं है। अब सवाल देखते हैं। सवाल देखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे एक का तो सॉल्यूशन मैंने लिख ही लिया है। क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी है। इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो बच्चा पढ़ेगा, बच्चे के दिमाग में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा कि अच्छा एसएचएम का सवाल है। फिर वो आगे पढ़ेगा अगली लाइन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि फ्रैक्शन पूछा हुआ है, यानी कि कितना हिस्सा टोटल एनर्जी का इज काइनेटिक, कितना हिस्सा काइनेटिक है, और व्हाट फ्रैक्शन इज पोटेंशियल, यानी कि काइनेटिक डिवाइड बाई टोटल। ऐसे तो निकालते हो फ्रिक्शन। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये दे रखा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई 2 पे आपको बताना है। कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिवाइड बाई टोटल एनर्जी 3/4 आ गया। सेम पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/4 आ गया। परसेंटेज पूछा जाए तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो। ये 75%, ये तुम्हारा 25%। अगला, व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, दोनों को इक्वल रख दो। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल देखो, ध्यान से देखो। ये आपको सीधा फंक्शन दे दिया। अब फंक्शन दे दिया, चलो। तो अब पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब मैं फोर्स भी निकाल सकता हूँ। एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ए होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, डी यू बाई डी आर। अब इसका मतलब यहाँ भी मैं वो बात तो लगा ही सकता हूँ। अब चलो कोई बात नहीं, चलो इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है। अब अपन क्या कर रहे हैं? अपन ये कर रहे हैं कि ये दे रखा है द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन अबाउट मीन पोजीशन। तो पहले फोर्स निकालो। फोर्स निकालने के लिए एक्स का फंक्शन है, एफ इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस के। ठीक है, क्योंकि एक्स में है तो एक्स को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? माइनस साइन तो बाहर रखो, यू नोट तो ज़ीरो हो गया, कांस्टेंट है। फिर माइनस कोस ए एक्स का, कोस का करेंगे साइन ए एक्स, और ये आएगा माइनस का, और इंटू ए एक्स का भी करोगे तो ए आ जाएगा। तो फाइनली आपका निकल के आया फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस। ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन एक बार माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ए साइन ए एक्स। अगर आप देख रहे हो स्मॉल ऑक्सीलेशन है तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, यानी कि एफ विल बी इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको एस एच एम की इक्वेशन से कंपेयर करूँ, माइनस के एक्स, ये एस एच एम की इक्वेशन है।
कई बच्चे इसको स्प्रिंग कांस्टेंट, नहीं भाई, ये के जो होता है ना, के को बोलते हैं हम SHM कांस्टेंट, तो ये गड़बड़ मत कर देना भाई, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो थी ना हाफ, जो ये एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर भी इसको लिख सकता हूँ मैं। ये जो के है ये SHM कांस्टेंट है, वो अलग बात है, स्प्रिंग वाले से मैच कर जाता है, तो अलग अलग करना है भाई, मिक्स मत कर देना, ठीक है ना। तो क्लियर है जी। तो इस तरीके से है ये। तो ये हो गया तुम्हारा के आ गया, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो के इज इक्वल टू कितना आया तुम्हारा ए स्क्वायर। अब तुम्हारा टाइम पीरियड पूछा गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई √m/k, यानी कि टी विल बी इक्वल टू 2 पाई √m/a², यानी कि 2 पाई √m/a। ये आ गया जी तुम्हारा टाइम पीरियड। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कैसे कैसे हमने किया है। क्लियर है जी। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो आप। आपका सवाल कुछ आपके सामने है। एक पार्टिकल है, उसने ऑक्सीलेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है उसका, टी है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू T/12। तो पहले T/12 पे ये तो देखे ना कितना चलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। और टी कितना होगा जी, ओमेगा क्या होगा, 2 पाई/टी, ओमेगा जी 2 पाई/टी, क्योंकि टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, ये तो जानते ही हो आप। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई/टी इंटू टी की जगह ये रख लिया T/12, यानी कि ये कट गया, यानी कि ये कट गया, यानी कि पाई/6। पाई/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री घूमा है। जब इसने ऑक्सीलेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, तो अपन ये फेजर बना के अपन चिड़िया यहाँ से कितनी उड़ानी है, 30 डिग्री, ये 30, यानी कि ये कितना होगा 60, यानी कि ये कितना हुआ a cos 60, यानी कि a/2, यानी कि वो x इज इक्वल्स टू a/2 की कहानी आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है जी। अब डिटरमाइन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी a/2 पे। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a²/4 डिवाइड बाई हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि a²/4। दैट्स इट, कट कर दो, आंसर आ जाएगा कितना है। आगे देखते हैं जी, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एग्जीक्यूटिंग 2.5 जूल। आप कहोगे ठीक है सर, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, देन डिटरमाइन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि x इज इक्वल्स टू a/2 पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी 2.5 जूल है, यानी कि हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि a²/4 विल बी इक्वल्स टू 2.5 जूल। टोटल एनर्जी कितनी है बच्चे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ये बन गया आपका हाफ a स्क्वायर, सॉरी, सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यही तो निकालना है। तो ये तो सीधा ही आ जाएगा 2.5 इंटू 4, यानी कि 1 जूल। 1 जूल आएगा 10, सॉरी 10 जूल आएगा, 2×5 = 10, हाँ ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये तो और आसान हो गया, बिल्कुल बेसिक सा ही सवाल है, कोई ऐसी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं जी। अगला सवाल देखो आप। अगला सवाल कह रहा है, ए सिंपल बच्चा कहता है ये हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, फोर्स कांस्टेंट दे दी, यानी कि के की वैल्यू दे दी। मास्टर ने बताया था कि फोर्स कांस्टेंट SHM कांस्टेंट, ये आ गया आपका, ठीक है। अब कह रहा है वो एम्पलीट्यूड, बच्चे ने यहाँ एम्पलीट्यूड भी लिख लिया। फिर बच्चा कह रहा है हैज़ टोटल एनर्जी भी बच्चे ने लिख ली 240 जूल। फिर व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो ये तो सर बहुत आसान हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी तुम्हारी, अगर अपन बात करें, पहले अपन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, वो निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, हाफ m। मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड ही नहीं करता, हाफ m ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि अभी अभी बताऊंगा मैं इसमें सवाल में क्या है, अभी करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ, करोगे तो ही समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m कितना दे रखा है इसने m,
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अच्छा ठीक है, के दे दिया ना, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाई एम, ठीक है जी। तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू के बाई एम, सो एम इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह के बाई एम अपन ने रख दिया, ये हाफ के स्क्वायर, ये आ गया तेरा। अब ये आ गया तो हाफ के की वैल्यू 4 × 10⁻⁶ इंटू ए कितना है 10⁻⁻², यानी कि स्क्वायर करोगे तो -4, ये 2 आ गया, तो ये आंसर आ गया आपका 200 जूल, ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो, मज़ेदार बात क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितनी है 200 जूल। अब बच्चे के दिमाग में ये आता है, कई बार बच्चा क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें जीरो वाला भी ऑप्शन होता है, तो वो क्या करता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो जो टोटल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है 240 जूल, तो ये वाला ऑप्शन चूज करके टिक करके आगे निकल जाता है। जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है 200 जूल, इसके बाद इसके मतलब वो यू नोट वाला केस है। अब तो आपकी जो यू मिनिमम होगी, यू मिनिमम होती है टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि टोटल एनर्जी 240 माइनस 200 जूल। अब समझ में आया ना, ये दूसरे वाला केस, इसका ये नहीं है, तो आपको पहले चेक कर लेना है, ऐसा नहीं करना। अगर आपको टोटल एनर्जी दे रखी है तो आप क्या करो, आपका अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा सवाल आए आप सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी दिक्कत पैदा नहीं करती, क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा बाद में आपको समझाऊंगा सवाल जब आएगा। आपकी टोटल एनर्जी में अगर यू मिनिमम यू नॉट है तो ऐसे लिखोगे आप, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये तो फिक्स ही रहनी है, यू नॉट और ऐड हो जाना है। फिर आप क्या करते हो, आप पोटेंशियल जब एनर्जी लिखते हो, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे आप, वो तो यू नॉट प्लस जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वही हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कन्वर्टेड वाली है, ये तो साथ साथ ही रहेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं कि टोटल एनर्जी इतनी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या है, ये है, ये सारी की सारी कन्वर्ट होगी, तो ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मैं बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ऐसी तो बात करूँगा। सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस मिनिमम यू नॉट, तो एक कट गया, तो एक कभी भी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आप समझो, काइनेटिक एनर्जी तो एसएचएम की वजह से आ रही है, लेकिन ये आप बाहर से भी ऐड हो जा रही है। ये यू नॉट कैसी है, ये एसएचएम वाली नहीं है, एसएचएम वाली तो यही है, ये है कि वो ब्लॉक एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अरे समझा नहीं समझा, समझ रहे हो? तो इसके पास ऑलरेडी यू नॉट यानी कि मिनिमम ऑलरेडी एमजीएच तो है ही, जो हर पॉइंट पर रहेगी इसके साथ, तो वो तो हर साथ ही है, तो टोटल एनर्जी में वो अपने आप ऐड हो जाएगी। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी निकाल लो पहले, तो काइनेटिक एनर्जी अगर तुम्हारी टोटल एनर्जी के बराबर आ गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तुम्हारी टोटल एनर्जी के बराबर आ गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये मैक्सिमम है ना, अगर ये टोटल एनर्जी के बराबर आ गई तो इसका मतलब तुम्हारी यू मिनिमम जीरो है, तो अब आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपको यू मिनिमम के बारे में, तो यू मिनिमम आपको बाद में सोचना है, पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बारे में सोचना है। आई होप कि अब आपको मेरा सेंटेंस समझ में आया होगा। अब जैसे ये वाली बात है, यहाँ अगर आप देखो, सबसे पहले पूछा गया है कि स्टेट वेदर द मोशन इज एसएचएम और नॉट, तो भैया फोर्स निकाल लो, एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स करके, तो ये इसका तो 20 का तो ज़ीरो हो गया, और माइनस साइन पहले ही रखो ताकि गड़बड़ ना हो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस अंदर वाले का 2x-2, फिर अंदर वाले का भी करेंगे, अंदर वाले का x का कितना आ गया 1 और इसका आ गया 2 का 0, ये डिफ्रेंशिएशन होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -2x + 4, ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -x, तो क्या एस एच एम है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एस एच एम तो है। अब मीन पोजीशन निकाल लेते हैं जी, मीन पोजीशन पहला हो गया, दूसरा फोर्स को 0 रख लो, यही होता है, सो यानी कि -2x विल बी इक्वल्स टू -4, x विल बी इक्वल्स टू 2, ये तुम्हारी एम पी आ गई, मीन पोजीशन आ गई। अब मीन पोजीशन पे आपको पता है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी यू मिनिमम होती है।
अब u मिनिमम है तो x इज इक्वल टू 2 रख लो, x इज इक्वल टू 2 इसके अंदर रखोगे तो 2 माइनस 2 0, यानी कि 20 जूल आ जाएगा। इसका मतलब अगेन मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जी जीरो नहीं है, तो ये फिर ऑलरेडी है उसके पास, तो ये तो 20 तो उसके साथ ही रहेगी हमेशा। यानी कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम निकालूँ तो टोटल एनर्जी कितनी है तुम्हारी, ये देखो दे रखी है 36 माइनस 20, तो यानी कि ये कितना आ गया 16 जूल। तो ये आपको सवाल देख के ही, सवाल से ही पता चलेगा, आपको प्रॉपर निकालना पड़ेगा कि भैया मीन पोजीशन पे जाके देखना पड़ेगा क्या है किसके पास। पहले वाले सवाल में हमने काइनेटिक देखी थी, हमने काइनेटिक से पता लगाया था। यहाँ देखो इसका फंक्शन दे रखा है, तो आप मीन पोजीशन पे जब आप वैल्यू रखोगे फंक्शन के अंदर तो आपको पता, अगर ये जीरो आ जाता मान लो, लेट्स सपोज ये ना होता, तो x इज इक्वल टू 2 पे कितना आ जाता u जीरो, यानी कि टोटल एनर्जी मैकेनिकल अपने आप कन्वर्ट हो जाती, सीधी सी बात है। तो आपको करके देखना है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। तो यहाँ कुछ ये सवाल थे। अब इस सवाल को देखते हैं, ये अच्छा सवाल है, ठीक है जी, बढ़िया सवाल है। तो इससे तुम्हारी और क्लियर होगा थोड़ा सा और एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। तो सवाल पढ़ो एक बार आप। द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, बच्चे ने पढ़ा, और ई इज इक्वल टू ये दे रखा है। बच्चा कहने का अच्छा ठीक है एनर्जी दे रखी है, चलो जी एक बार लिख लो, इससे क्या क्या मिलेगा अब वो बच्चा तुरंत निकाल लेगा। वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, चलो बिल्कुल सही बात है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपको एम पी भी दे दिया, इसने आपको एम पी दे दिया, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इन्फॉर्मेशन दे दी एक आपको। फिर ये कहता है आपसे कि v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x, यानी कि v वेलोसिटी है वो x के हिसाब से आपको लेनी है। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो आप पहले एक बात सोचो, ये x इज इक्वल टू जीरो आपकी मीन पोजीशन है, ये मैं आपकी EP मान लेता हूँ, ये EP। अब थोड़ा क्योंकि इसमें यहाँ A दे रखा है B दे रखा है, तो एम्पलीट्यूड को आप P से रिप्रेजेंट कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया P। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x इज इक्वल टू इसके अंदर जीरो रख देता हूँ यहाँ, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी नहीं होगी? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि इसने कहा है कि वेलोसिटी तुम्हारी x के हिसाब से है, तो मुझे तो पता है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो इस फॉर्मूले में आप जीरो रखो, तो इसमें जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल्स टू बी वी मैक्सिमम का स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा? भाई x को चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी भी उस हिसाब से चेंज होगी, और एनर्जी तो तुम्हारी भैया कंजर्व रहती है, तो वो E तो E रहने वाला है, यानी कि V मैक्सिमम तुम्हारा आ गया E/B। आप कहोगे हाँ भाई एक चीज़ तो पता चल गई। अब दूसरा एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो जब x इज इक्वल टू पी होगा, ये तो एक बात हुई। अगर मैं x इज इक्वल टू पी एम्पलीट्यूड की बात करूं तो x इज इक्वल टू पी है, तो यहां तुम्हारी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और एम्पलीट्यूड तो भैया तुम्हारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और एम्पलीट्यूड तुम्हारा, ये इतना ही है जो इसका SHM है, मतलब एम्पलीट्यूड। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि E विल बी इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस जीरो, यानी कि P विल बी इक्वल्स टू रूट E/A। ये एम्पलीट्यूड आ गया। ये क्या है जी तुम्हारा एम्पलीट्यूड। आपको सवाल में चूज करना है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो एम्पलीट्यूड दिखते ही आपको है कि यही है, तो आंसर तो यही है। आंसर तो क्या है, यही है। लेकिन अब हमें तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी रूट E/V बिल्कुल। अब टाइम पीरियड कैसे निकाले जी, देखो भैया, V मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, A ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा निकाल लो, ओमेगा क्या आ जाएगा, V मैक्सिमम बाई A। एम्पलीट्यूड ये क्या है, कंफ्यूज ना हो जाओ तो इसलिए मैं एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ इनटू ओमेगा, यानी कि V मैक्सिमम कितना है, रूट E/B, ठीक है जी। और एम्पलीट्यूड कितना है जी तुम्हारा, या इसमें ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं सीधा ही लिख देता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे कर लो ना, E/B इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड हो गया आपका E/A इंटू ओमेगा, तो यहाँ से सीधा ही पता चल रहा है, रूट ही तो एक कट ही हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा A/B। अगर ओमेगा A/B आएगा तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, T इज इक्वल्स टू होता है जी तुम्हारा 2π/ओमेगा, यानी कि आ जाएगा 2π, उल्टा कर दो B/A। तो ये भी सही है बात, ठीक है, ये सही है, ये सही बात है। ऑप्शन तो इनकरेक्ट चूज करना है, तो वो तो मुझे आ ही गया था, लेकिन मैं तो प्रूव कर रहा हूँ ना भाई, मुझे तो सारा सारा सीखना है, मुझे तो कुछ भी आ सकता है। फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अब ए मैक्सिमम क्या होता है, बच्चे के तुरंत दिमाग में आया, ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर और इनटू एक्स, एक्स यानी कि एम्पलीट्यूड,
मैक्सिमम तो क्या होता है मीन पोजीशन, जब आप एम्पलीट्यूड रखते हो यहीं पे होता है ना, ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम यहाँ होता है। तो ओमेगा स्क्वायर कर दो जी, ओमेगा स्क्वायर आ गया जी, मास्टर ने बताया था, ए बाई बी निकाल लिया, एम्पलीट्यूड कहाँ है यहाँ से उठाया, रूट ई बाई ए, तो ए ऊपर चला गया तो ये बन गया रूट ई ए डिवाइड बाई बी, ये भी सही है। तो इस तरीके से इस तरीके का सवाल किया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, शिफ्टिंग इन मीन पोजीशन में पढ़ाता हूँ। शिफ्टिंग इन मीन पोजीशन, शिफ्टिंग इन एम, ये कुछ नहीं है भैया, आप पढ़ते हुए आए हो, पहले आप एस एच एम ऐसे पढ़ रहे थे, मीन पोजीशन एक्स इज इक्वल टू 0 पे थी, ये प्लस ए था, ये माइनस ए था, ठीक है जी। तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं चल रही है, लेकिन अब शिफ्ट क्या किया आपने, शिफ्ट कुछ नहीं किया, आपने एक्स नॉट यहाँ कर दिया, ये मीन पोजीशन पहले जो एक्स इज इक्वल टू 0 पे थी, ये यहाँ ना होके यहाँ होगी, और आपका एस एच एम ऐसे हो रहा है यहाँ तक के लिए, ये ए और ये तुम्हारा, ये भी एम्पलीट्यूड तो ए ही रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए और ये हो जाएगा एक्स नॉट, सॉरी एक्स नॉट माइनस ए, बस दैट्स इट। अब इसकी इक्वेशन, पहले इसकी इक्वेशन कैसे लिख रहे थे आप, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है पार्टिकल के हिसाब से, वो तुम्हें देगा बाकायदा। मान लो उसने दे दिया पार्टिकल तुम्हारा एट टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है, तो टी इज इक्वल टू 0 रखो, एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल फिट बैठ रही है। अगर मान लो यहाँ दे देता कि इनिशियली या टी इज इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल यहाँ है, तो फिर इसके लिए आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आप टी इज इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ये 0 रखोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन पाई बाई टू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है ए। इसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है, कॉस ओमेगा टी, अरे साइन 90 प्लस थीटा, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, साइन 90 प्लस थीटा तो यहाँ लाई करेगा ना, यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, और साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाता है, इससे और इससे ब्रेक करते हो तो साइन चेंज कर देते हो आप, तो कोस ओमेगा टी, तो ऐसे लिख लो। तो ये लिख रहे हो या ये लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख रहे हो तो ये तभी तो आप कहते हो कि अच्छी है ये फाई, अगर आपने ये कंपैरिजन कर रहे हो तो ये फेज जो होता है, यहाँ कोई फेज करने की, आपको ऐड करने की यहाँ कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ अगर आप सीधा करो तो ये कितना आ जाएगा, एट टी इज इक्वल टू 0 सो एक्स इज इक्वल टू ए। तो कोई भी लिखो आप, ऐसे लिख लो या ऐसे लिखो, वो लिखने का तरीका है, मैथ्स है। अब अगर मेरे को ये लिखना है तो ये मैं कैसे लिखूंगा, मेरा पार्टिकल मान लो यहाँ दे रखा है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी। तो जब आप टी इज इक्वल टू 0 रखोगे, क्योंकि आपको पार्टिकल यहाँ दे रखा है बच्चे, तो 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स विल बी आ जाएगा आपका एक्स नॉट, फिट बैठ रही है। तो ये मीन पोजीशन शिफ्ट वाली इक्वेशन है, तो यहाँ से मैं जो भी कंपेयर करूँगा यहाँ से कर लूँगा कंपेयर। और ऐसा नहीं है कि ये फिक्स ही है, ऐसा नहीं है फिक्स ही है कि आपको इक्वेशन ऐसे ही लिखनी है। अगर मान लो आपका पार्टिकल यहाँ है, बस ये आपका अब एक्स नॉट ऐड हो गया, आपका अब एक्स नॉट ऐड हो गया। मान लो आपका पार्टिकल, मैं कह रहा हूँ आपका पार्टिकल यहाँ था एट टी इज इक्वल टू 0 पे, तो आप कैसे लिखोगे, एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए साइन, मान लो आपने लिख दिया ओमेगा टी एट टी इज इक्वल, तो गलत होगी ना, तो आपको उसके हिसाब से लिखनी पड़ेगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस ए आना चाहिए अब, तो प्लस ए साइन, क्या लिखना पड़ेगा आपको, ओमेगा टी। अब आपको फेज ऐसा ऐड करना पड़ेगा जो साइन की, अब एट टी इज इक्वल टू 0 आप पुट करो तो वैल्यू तुम्हारी -1 आ जाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर आप कंफ्यूज ना हो, तो एक्स की वैल्यू आपको -a लेके आनी है। तो आप बच्चे, अब बच्चे कुछ सीधी सी बात है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये एम पी है ना, आप कहोगे हाँ सर मीन पोजीशन तो है, तो आप यहीं से आप एक आइडिया लगाओ, ये -a है, ये +a है, मेरा सब कुछ यहीं से शुरू होता था ना, आप कहोगे हाँ सर होता तो यहीं से था शुरू, तो इसका मतलब ये मैं अगर यहाँ फेज इसका 3π/2 ऐड कर दूँ, क्योंकि मैं इधर चलता हूँ ऐसे तो सर पॉजिटिव, और इधर चलता हूँ तो नेगेटिव, तो या तो मैं इसको -π/2 लिख दूँ, या फिर मैं इसको लिख दूँ एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही लिख लो, दोनों सेम बातें हैं। आप जब साइन 270 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आनी है आपकी, -1। आप -π/2 करोगे तो भी क्या आना है तुम्हारा, क्या आना है तुम्हारा,
-1। तो आप ऐसे लिख लो, तो आप वो यहाँ से सोच लो, क्योंकि आपने तो यहीं से सब कुछ सीखा है ना, रेफरेंस लेना। तो आप फेज़ ही तो ऐड करना है, फेज़ ऐड करो ना आप। यहाँ था, फेज़ ऐड कर दिया, यहाँ है, फेज़ ऐड कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे बैठा होता है, यानी कि मीन पोजीशन पे बैठा है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से कर दो। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो आप सवाल के हिसाब से ईजिली लिख सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो कुल मिला के जो मैं सिखाना चाहता था, खैर ये तो थोड़ा मैं दूसरी डायरेक्शन में चला गया। अपन बात करते हैं इस पे। तो ये होती है शिफ्टेड मीन पोजीशन, कि वो शिफ्ट हो गया तुम्हारा। तो अगर आप अब इसकी मैं जनरल इक्वेशन लिखूं, तो ये जनरल इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा। और एल्फा क्या है तुम्हारा? फेज। ठीक है जी, कि कहाँ है, मतलब ये बताएगा कि इनिशियल पोजीशन कहाँ है कहाँ नहीं है। आई होप कि आपके ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, थोड़ी बैठी होगी, सेट हुई होगी कि भैया चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, एसएचएम को ऐड करना तो मैं अभी बाद में सिखाऊंगा। दो मान लो आपको दो फंक्शन है, दो फंक्शन को ऐड करना है, ठीक है। वो सब फेस डिफरेंस, मतलब दो एसएचएम के बीच में आपको फेस डिफरेंस पूछ लिया जाए, अभी तो आप एक में ही एक की पोजीशन, लेकिन दो दो अगर एसएचएम है तो उसके बीच में फेस डिफरेंस तो कैसे ऐड करते हैं, वो हर चैप्टर के लिए वैलिड है। वो आपको ट्रिक सिखाऊंगा मैं फेजर के थ्रू। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मान लो आपको कह दिया गया, कभी ऐसा सवाल आ जाए कि बताओ जी x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ओमेगा टी, फंक्शन पहचान ना आ जाए एसएचएम है या नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे? ये क्या ये एसएचएम है? आप उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, एक्स शुड बी ए शुड बी एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दैट्स इट। अगर ये डिफरेंशिएट करके एक्स की इक्वेशन ये आ रही है तो है, वरना नहीं है। आप डिफरेंशिएशन कर लो, डी एक्स बाई डी टी क्या दे देगा? वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा डी, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या है तुम्हारा? ओमेगा स्क्वायर, जबकि आना क्या चाहिए? एक्सेलरेशन की माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये तुम्हारा बन ही नहीं रहा है, तो ये एसएचएम नहीं होगा। सिमिलरली तुम्हारा, अगर मैं 10 ले लूँ, 10 का फंक्शन 10 ओमेगा टी कोट ओमेगा टी, तो ये आप जब डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वो रिपीट ही नहीं करेगा। ये वाला फंक्शन आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये ए इज इक्वल टू माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं आने वाला, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, जैसे कि फंक्शन दे दिया तुम्हें y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, ये दे दिया। ये फेमस सवाल है, साइन ओमेगा टी प्लस कोस 2 ओमेगा टी, ये पूछ लिया आपसे, पूछ लिया कि भैया बताओ कौन सा एसएचएम है नहीं है। आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखोगे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। करके देख लो, देखो करके दिखा देता हूँ। वेलोसिटी यानी कि ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर से डिफरेंशिएशन किया, एक्सेलरेशन ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और साइन का कोस आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। भाई साइन का कोस आया, कोस का माइनस साइन आया, फिर कोस का माइनस साइन आया, और साइन का तो प्लस का कोस आया। तो अब आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? माइनस ओमेगा स्क्वायर, कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, और ये तो वाई है, पुट कर दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ गया। बिल्कुल ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ, अगर सेम फ्रीक्वेंसी के ये दो, ये एक एसएचएम, ये दो दूसरा एसएचएम, सेम फ्रीक्वेंसी के आप ये एसएचएम को ऐड करोगे तो जो फाइनल जो सुपर इम्पोज होकर फंक्शन आएगा वो भी एसएचएम ही करेगा। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैं तो ये तुम्हारा एसएचएम नहीं करेगा। आप करके देख लो, वो कंडीशन ही नहीं बनेगी। वेलोसिटी क्या आई? ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर से एक्सेलरेशन यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी माइनस ये 2 माइनस 2 टू 4 ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। क्या कॉमन लोगे? ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो बस,
माइनस ओमेगा स्क्वायर, फंक्शन क्या बना ओमेगा टी प्लस 4 कोस 2 ओमेगा टी, कोस का ये आ गया जी साइन ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो क्या ये वाला फंक्शन क्या वाई बन रहा है जो पहले बन रहा था? ये बन रहा है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, ये फंक्शन ही नहीं बन रहा। यानी कि आप एक्सेलरेशन को माइनस वाई की फॉर्म में से लिख ही नहीं सकते। तो फिर है क्या?